करने के साथ साथ मैं जब आपका स्वागत कर रहा हूँ, तो एक ऐसे विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं जो भारत में भी रेलेवेंट है, अमेरिका में भी रेलेवेंट है। जहाँ-जहाँ पॉलिटिक्स अब लेफ्ट राइट होकर एक पोलराइज्ड सिचुएशन में दिखाई देती है, वहीं मीडिया भी उस तरह का दिखाई देता है कि ये लेफ्ट लीनिंग मीडिया है, ये राइट लीनिंग मीडिया है। तो ये जो लेफ्ट और राइट है, इनकी जो टग ऑफ वॉर होती है नरेशंस के मामले में, उसका क्या असर हम आज देख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेरा साथ देने के लिए राजेंद्र हर्ष जी और सुधीर बिष्ट जी जुड़े हैं। बातचीत की शुरुआत राजेंद्र जी आपसे मैं करना चाहूँगा। और अगर हम एक ताज़ा-ताज़ा उदाहरण लेते हैं जहाँ प्रधानमंत्री जी को आप देखते हैं कि वो गणेश जी की आरती कर रहे हैं, तो एक उत्सव का दिन है और उसमें अगर चीफ जस्टिस महोदय ने कुछ लोगों को आमंत्रित किया जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं, तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन उस बात का प्रचार इस तरह से हो रहा है जैसे कोई तूफान आ गया हो, जैसे कि जुडिशरी जो इंडिया की है वो पूरी तरह से कटघरे में आ गई हो। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ, अब इसको मुझे और जोड़ने दीजिए क्योंकि राइट लेफ्ट दोनों की बात करें। एक तरफ आप देखेंगे कि भाई लोग खुश हों कि भारत के सांस्कृतिक जो परिवेश है उसमें जो एक ऐतिहासिक रूप से समृद्ध परंपरा है, उसके निर्वहन में मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ये प्रसन्नता की बात है। वो बात कोई कहता हुआ सुन नहीं रहे हो आप किसी को। आप ये दूसरी बात को बहुत कहता सुन रहे हो। आप इस स्थिति को कैसे आंकते हैं राजेंद्र जी? तो बेसिकली ये है कि वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं और जो भाई बीजेपी की सरकार है, वो अपना एक हिंदूवादी जो नैरेटिव उसको सेट करना चाहते हैं और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए हर जगह देखिए जज के पास भी वहां जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है जज दोनों मिलकर के गणेश पूजा कर रहे हैं। पर वो भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पर ये इफ्तिकार पार्टी हमेशा होती थी और इफ्तिकार पार्टी में सुप्रीम कोर्ट के जज और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब कुछ रहा करते थे। ये आपने जो पिक्चर बता रहे हैं, तो वो उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन मैं एक इससे अलग से अशोक जी स्टार्टिंग में ही एक मैं बात कहना चाहूंगा जो बेसिक है। आप जब लेफ्ट कहते हैं तो लेफ्ट का अर्थ क्या होता है कि जो रशिया और चाइना ने शुरू की कम्युनिस्ट पार्टी, वहां से लेफ्ट का उद्भव होता है। और लेफ्ट के उद्भव में सबसे बड़ी बात थी कि वो लोग नास्तिक थे, वो धर्म को नहीं मानते थे। और लेफ्ट का उद्भव जो है धर्म के अगेंस्ट में हुआ। और आज अगर आप देखें तो लेफ्ट जो है वो एक इस्लाम धर्म के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर एक और अलग बात समझिए कि लेफ्ट के साथ में एक वर्ड जुड़ा, लिबरल। और लिबरल वर्ड इसलिए जुड़ा कि जहां पर भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो जेंडर के हिसाब से हो, चाहे वो धर्म के हिसाब से हो, वो उसका सपोर्ट करते थे। इसलिए वो लिबरल वर्ड जो उनके साथ जुड़ा। लेकिन आज जब बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उन पर कुछ हो रहा है तो उस पर वो नहीं बोलते हैं। लेकिन जहां आज पूरे विश्व में इस्लाम एक माइनॉरिटी नहीं है, एक मेजॉरिटी है। और आज उस मेजॉरिटी के साथ में वो लिबरल जुड़ा हुआ है। और इस्लाम जिस धर्म का जितना आज हम रूप देखते हैं, जितना रेडिकलाइज्ड हुआ है, धर्म रेडिकल नहीं है लेकिन उसके अनुयायी जितने रेडिकलाइज्ड हुए हैं, वो रेडिकल एलिमेंट सारे लिबरल के साथ जुड़े हुए लग रहे हैं। तो अभी आज के लेफ्ट लिबरल को लेफ्ट लिबरल कहना ही एक अपने आप में एक पैराडॉक्स है। वो कैसे लेफ्ट है और कैसे लिबरल है। दूसरी तरफ हम जब राइटिस्ट की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म की बात करते हैं। जो कैपिटलिस्ट थे वो राइट वाले। लेकिन आज मोदी जी की जितनी सोशल क्या ना चाहिए स्कीम्स हैं और जिस ढंग से वो फ्री फूड और फ्री मेडिकल, फ्री कहना चाहिए टॉयलेट्स, फ्री हाउसेज जो गरीबों को दिए जा रहे हैं, तो पूरे सोशलिस्ट है। वो कैपिटलिस्ट कैसे हुए? तो अभी लेफ्ट और राइट का जो एक डिवीजन था और एक मार्किंग था वो खत्म हो गया है। अभी ना लेफ्ट लेफ्ट रहा है ना राइट राइट रहा है। आज अमेरिका को हम कैपिटलिस्ट कहते हैं लेकिन हम कहीं कहीं से कहीं हमको कैपिटलिज्म नहीं दिखाई देता है अमेरिका में। और राजेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। उनमें से
थोड़ी थोड़ी और आगे चर्चा करते हैं। एक तो आपने सही कहा कि लेफ्ट लिबरल को लेकर और जिस तरह से वो धर्म में आस्था नहीं रखने वाले थे और वामपंथी विचारधारा वहां से आई, वो बात भी ठीक है और वो कालांतर में कई कारणों से बदलती गई है। सुधीर जी, आप इसके बारे में थोड़ी देर हम वामपंथ के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो भारत में जो वामपंथी विचारधारा है वो वैसे तो मूल जो भारत की सांस्कृतिक एक परंपरा रही है उसके साथ मेल नहीं खाती है। लेकिन ये जो दूसरी वाली बात है कि जो अंत्योदय योजना के द्वारा भी उसको एड्रेस किया गया कि भाई जो सबसे पीछे है उसको आगे लाना है, यानी कि जिसको आवश्यकता है या गरीबी दूर करने वाली जो बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी रही, गरीबी हटाओ इत्यादि, तो वो तो भारत में रहा ही है। तो मोटा मोटी आप कैसे देखते हैं वामपंथ और विशेष करके अब नया जो स्वरूप निकल कर आ गया रशिया का, उसके बाद में मार्क्सवादी विचारधारा कितनी सफल कहाँ हुई है, क्या हुई है? जी। So अभी तो देखिए the last bastion of Vampant fell yesterday in the unfortunate demise of Sitaram Yechuri ji, है ना? He was the last articulate and popular लीडर ऑफ सीपीआईएम, है ना? वामपंथ भारत में लगभग खत्म हो चुका है, केरल को अगर आप छोड़ दें तो, लेकिन वामपंथ कांग्रेस पे हावी हो चुका है। जो भारत की लीडिंग अपोजिशन पार्टी है उसमें वामपंथ पूरी तरीके से हावी हो चुका है। जैसा राजेंद्र सर ने कहा, अगर हम लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात करते हैं, दिस इज द डिफरेंस वाज बेसिकली ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, whereas the left wing assumed that all the assets which are available to a country, they belong to state or the nation. The right wing feels that the free enterprise is the prime mover of humanity. Only free enterprise can give rise to equal distribution of wealth, because market itself will correct and correct all the distortions. अभी कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री अपने को राइट विंग या लेफ्ट विंग कह नहीं सकता। जैसे आप अमेरिका में ही देख लें, अमेरिका में भी बहुत सोशलिस्टिक स्कीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ स्कीम्स एंड व्हाट हैव यू। आपने शुरुआत की थी कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे चीफ जस्टिस के घर में चले गए। पहली बात तो देखो प्रोटोकॉल क्या है भारत का। प्रोटोकॉल में हाईएस्ट राष्ट्रपति होते हैं, सेकंड उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री होते हैं और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अब ये चीफ जस्टिस के घर का फंक्शन था और उन्होंने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। अच्छी तरह समझना बात को, प्रधानमंत्री मोदी जी डिड नॉट फोर्स हिमसेल्फ ऑन सीजीआई चंद्रचूड़ जी। अगर आपको आपके प्रोटोकॉल में फोर्थ जो आदमी आता है वो इनवाइट करता है, आप उसके यहाँ नहीं जाएंगे, ये शिष्टाचार के खिलाफ है। See, as a boss, as a CEO, if your CEO is inviting you to his son's mundan and you don't go, it is considered bad corporate governance also. Number one. Number two, in 2009, it is Prime Minister Shri Manmohan Singh who invited CJI KG Balakrishnan, I think, who was the first Chief Justice of India from a backward community. He invited him to his iftar party. So you see there is a huge difference in accepting an invitation and in telling a person who's next to you in hierarchy to come and attend a function. So how can anybody even talk about, or he can raise, this is nobody's business. Where the Prime Minister goes and offers his personal prayers, it is nobody's business. Or even if he does not go anywhere, it is nobody's business. ये डिबेट तो सेटल हो गई थी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कह दिया था कि मैं तो सोमनाथ जाऊंगा। पंडित जी नेहरू जी को कह दिया था मैं सोमनाथ के जीर्णोद्धार में जब उसमें जाऊंगा, आपको जो करना है आप कर लो। पंडित जी कुछ नहीं कर पाए, राष्ट्रपति थे चले गए। तो इस तरीके की जो डिबेट है ना भारत में, ये कुछ वायर या कुछ एक आधी ऐसी एक्सट्रीम लेफ्ट लीनिंग वेबसाइट्स करती रहती हैं। आज की तारीख में आप देखो वामपंथ का एक ही शासक है और केरल में है हमारे जो क्या मैं उनका नाम भूल गया। सुधीर जी, मैं इसके बारे में थोड़ा और बारीक जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स स्पेशली ट्वीट्स देखे और इवन शिवसेना की तरफ से भी इस तरह का वक्तव्य आया कि ये आने वाले समय में कोई एक मुकदमा होने वाला है जिसमें केंद्र सरकार भी पार्टी है। एक तो ये एजम्पशन कर लेना कि अगर गणेश जी की आरती साथ साथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनके आने वाले जो भी निर्णय होंगे उनको प्रभावित कर देंगे, वो भी मुझे लगता है कि तर्क संगत है नहीं वैसे, क्योंकि ये सोशल और रिलीजियस फंक्शन है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ,
एक मिनट के लिए हम एक स्टूपिड एजम्पशन कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री इतने किसी लोगों को इतना मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि वो उनसे जजमेंट लिखवा सकते हैं, उसके लिए उनको मिलना जरूरी था। अगर उनके मन में कोई काला चोर होता, कोई मन में दुर्भाव होता, तो बिल्कुल नहीं मिलते हो, फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं जाते। और दूसरी बात, ये चीज कौन कह रहा है? ये चीज शिवसेना कह रही है, विच यूज्ड टू बी द टॉर्च बियरर ऑफ हिंदुत्व इन इंडिया, है ना। एंड इट इज रेजिंग ऑब्जेक्शन ऑन प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग ऑन गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी लोकमान्य तिलक जी ने शुरू की थी बड़े गाजे बाजे के साथ पूना में हिंदू अवेकनिंग के लिए। तो ये बात भी बड़ी खेदजनक है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि शिवसेना कहां से कहां चली गई। और जो शिवसेना ही नहीं, देखिए तो कांग्रेस के कई नेता, जिसमें कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल और कांग्रेसी तो कुछ भी कहेंगे, उसमें मुझे अचरज नहीं होता, लेकिन शिवसेना अपने पुराने मान सम्मान को, अपनी पुरानी धरोहर को इतनी बुरी तरीके से नजरअंदाज करेंगे, ये बात से कष्ट होता है, ये सोच के बहुत कष्ट होता है। ये मैं अगेन इस बात को राजेंद्र जी, हम सॉरी इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम मेजर बात लेफ्ट और राइट की कर रहे हैं, और मोटा मोटी जैसे प्रारंभ में वो वामपंथ के संबंध में कह रहे थे कि वो धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, तो धर्म का मतलब कोई भी धर्म, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने कहा कि वो इस्लाम के अधिक समीप है, चलिए ठीक, तो ठीक है का मतलब ये फिर लेफ्ट और राइट वाली बात ऐसे आ जाती है कि इफ्तार पार्टी के ऊपर तो आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर कोई हिंदू तीर्थ में या हिंदू उत्सव में होंगे तो फिर आपत्ति होगी। और लेकिन ये करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, और ये सराहना करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। वो अपने आप में खुश होते हैं, वो कहीं एक्सप्रेस करने के लिए नहीं जाते कि प्रधानमंत्री ने किया। तो मोटा मोटी कई लोगों ने ऐसे आपत्ति उठाई कि वो इस प्रकार से एक विशेष प्रकार की धारणा को दृढ़ करते हैं जो अल्पसंख्यकों के अंदर असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। तो राजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? मोटा मोटी व्यक्तिगत रूप से मुझे तो लगता है ये इस तरह के विमर्श का विषय है ही नहीं। वो गए आए, ठीक है, आप प्रसन्न हो, ठीक है, पर मोटा मोटी ये उनकी स्वतंत्रता है। मैं भी समझता हूँ कि न्यायाधीश महोदय की स्वतंत्रता है कि वो किसको बुलाएं, और इनकी स्वतंत्रता है कि जाएं, और प्रसन्न होना चाहिए, उत्सव है, इसमें कोई मुझे तो आपत्ति की बात कहीं दिखती नहीं है। मगर विमर्श इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों ने आपत्ति उठाई है। तो इसको लेकर मैं वापस वहां जा रहा हूँ, लेफ्ट और राइट में आपत्ति उठाने का जो अनुपात है, वो आप नैरेटिव सेट करने के लिए कितना महत्वपूर्ण ढंग से उसको देखते हैं राजेंद्र जी? देखिए, नैरेटिव तो सेट करने का एक तरीका है और उसका उनका फायदा होता है। अब देखिए वो क्या चीज कहना चाहते हैं और किसके बारे में कहना चाहते हैं। वो जब ये कह रहे हैं कि गणेश के पूजन पर उनको और चीफ जस्टिस जो हैं और मोदी एक साथ गणेश की पूजा कर रहे हैं और उसका प्रचारित भी कर रहे हैं, उसका एक फोटो भी बाहर आ रहा है। ये जो है, ये कहने से उनके जो तथाकथित सपोर्टर्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जिनके वोट उनको चाहिए, वोट बैंक के, वो खुश होते हैं। उस वोट बैंक को खुश करने के लिए वो ये कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं वो तो सामने है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और वो इफ्तिकार पार्टी भी इसलिए करते थे ताकि वो वोट बैंक से उनको वोट मिले। इफ्तार पार्टी भी इसलिए करते थे उनके वोट मिले। अब जिस प्रकार से इफ्तार पार्टी को पब्लिसाइज करते थे, वो दिवाली और होली की पार्टी को पब्लिसाइज नहीं करते थे। और दिवाली और होली की पार्टी में वो मुस्लिम जो है वो उनको बुलाना और उनको साथ रखना वो नहीं करते थे। तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है, ये सामने समझ में आती है। तो उसमें उनको फायदा होता है, इसलिए वो करते हैं। और जो लेफ्ट और राइट का जो नैरेटिव है, अभी ये लेफ्ट और राइट का नैरेटिव, लेफ्ट हम कहते हैं सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो सब लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं। आज आप अमेजॉन देख लो, आज फेसबुक को देख लो, आज आप जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जो पैसे वाले हैं, आज जॉर्ज सोरोस सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी है। दुनिया भर के मीडिया को वो कंट्रोल करता है। वो किसको सपोर्ट कर रहा है? लेफ्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो वो जमाना गया जब लेफ्ट मजदूरों के सपोर्टर, मजदूर लेफ्ट को सपोर्ट करते थे और पैसे वाले राइट को सपोर्ट करते थे। अभी वो जमाना बदल गया। अभी मैक्सिमम सपोर्टर्स जो है आज लेफ्ट में, कमला हैरिस अमेरिका में है, शी हैज 500 million, सम मच डबल ट्रिपल डोनेशन
and the donation is coming from the big businessmen, not from ordinary persons. And Trump, who is a capitalist, he is just waiting for donations. He is not able to get it. तो वो जो चीज लेफ्ट और राइट की मैं जो कह रहा हूँ, अभी शब्दों को बदलना होगा. मुझे नहीं लगता वो लेफ्ट और राइट. थोड़ी देर के आपकी बात मान लेते, टाइटल में लेफ्ट राइट लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको बदल के सूर्य जी आपके पास जाता हूँ. मुझे लगता है मोदी जी जो भी कार्य करते हैं उसके ऊपर आपत्ति उठाना ये भी एक नैरेटिव बिल्डिंग वाली बात जैसी है, जो कि चाहे राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा में होंगे तो भी वो कुछ ऐसी बात कहेंगे कि ये मुझे लगता है कि कई बार लोग इतने छोटी छोटी बातों पर आलोचना कर रहे होते हैं कि मोदी जी के सांस लेने के ऊपर भी आप आपत्ति कर दें. इस प्रकार का नैरेटिव सा कहीं हवा में दिखाई देता है. इस संदर्भ में भी जो ये फोटो, वो एक तो उन्होंने कहा कि भाई गए क्या, मतलब आपत्ति उठाने वाला ने. दूसरे कहा कि भाई ये अगर गए तो फोटो क्यों खिंचाए, फोटो खिंचाए तो पब्लिक के सामने क्यों साझा किया. ये सारा जो एक चल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये है कि जो हिंदू परंपराओं के साथ खुलकर जुड़ने वाली जो बात है वो थोड़ी पीछे खिसका दी जाए, और इसका एक अलग रूप जब आप शोभा यात्राएं निकल रही होती हैं वहां पर जो पत्थरबाजी हो रही है. यानी क्या भारत में इस प्रकार का नैरेटिव है कि हिंदू अपने रीति रिवाजों को स्वतंत्रता से उल्लास के साथ मना रहे हो, उस पर भी एक प्रकार का कोई अंकुश जैसा लगाने वाला नैरेटिव हवाओं में कहीं कहीं हो रहा हो, ऐसा आप महसूस करते हैं क्या? सर आपको एक बात बताऊंगा बड़ी अभी मैंने एक किसी इस पे मैं लिख रहा हूँ, और लिखने से पहले आपको मैं इसका उजागर कर देता हूँ. इसके पीछे एक ऐसा पहलू भी है जिसको हम लोग सोच नहीं पा रहे, और ये पहलू है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का. आप ये देखिए, वेस्ट बंगाल में आज की तारीख में कल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने कह दिया मैं राज्य के हित में मैं चाहूं तो रिजाइन भी कर सकती हूँ. उन्होंने हाथ खड़े कर दिए. अब ऐसा कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जब होते हैं तो ममता बनर्जी स्टार्ट्स विद, इफ इट इज 100 मीटर रेस, शी स्टार्ट्स विद हैविंग कवर्ड ऑलरेडी 30 मीटर्स. 30% मुस्लिम वोट्स उन्हीं को आते हैं, है ना. अब ये जो मुस्लिम वोट है, इसमें जैसे आप एक प्रतिस्पर्धा है उत्तर प्रदेश में. आप देखिए मुलायम सिंह और राहुल गांधी के बीच में जो बोनहोमी थी वो खत्म होती जा रही है, बिकॉज अखिलेश यादव इज रियलाइजिंग दैट राहुल गांधी इज ईटिंग इनटू हिज कोर वोटर्स. उनके जो मुस्लिम और यादव वोट, उनका जो वोट बैंक है उसको. अब ये कंपटीशन है कि आप मोदी को हिंदू एक्टिविटीज में या हिंदू पूजा पाठ में वो पार्टिसिपेट करेंगे तो आप कितना अटैक करेंगे, ताकि आप जो मुस्लिम वोट बैंक है उससे अपने को कैसे पास पहुंचा सके. बड़ी बात देखिए, इस चीज को महाराष्ट्र में उन्होंने भी कहा, अपने उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने भी कहा. वो उनका इशारा इस तरफ था कि एक डिसीजन आने वाला है जो महाराष्ट्र असेंबली के ऊपर आएगा कि जो सरकार बनी वो सरकार वैलिड बनी या नहीं बनी, और जो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसीजन दिया. लोग ना बेसिक you know when is CGI Chandrachud retiring? He has less than 50 days now to retire. He's retiring on 24th of November. So I don't know, and that is a decision which will be taken by a large bench, perhaps a constitutional bench, so 5-member 7-member bench, I don't know. So are they thinking aloud? I think they lack basic knowledge of judiciary, how it operates at the highest echelons. CGI cannot influence decisions. He is the first among equals. He is the master of the roster. That is it. Every judge has his own independent mind. और जो दूसरी बात मैं एक बात जो राजेंद्र जी ने कही थी, विद योर परमिशन मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ. उन्होंने एक बात कही कि लेफ्ट जो है ना, why are all the big industrialists supportive of left? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. और इसमें मेरी एक अपनी, मैं तो थ्योरी नहीं कह सकता, जो मैं आजकल अध्ययन कर रहा हूँ. होता क्या है, जो बड़े बिजनेस हैं, they are already well entrenched in some minor countries. Now what they want is, they want socialistic pattern in those countries so that there is protectionism and their hegemony and their monopoly is not challenged. So वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप इलॉन मस्क को छोड़ दीजिए तो हर बड़ा उद्योगपति, खासकर अमेरिका का उद्योगपति और यूरोप का उद्योगपति, वो लेफ्ट लीनिंग दिख रहा है.
वो बात कर रहा है सोशलिस्टिक पैटर्न की। वो क्यों कर रहा है? वो ऐसी गवर्नमेंट्स को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वहां उनके अगेंस्ट कंपटीशन ना आ पाए। इसके पीछे बड़ा कॉमर्शियल रीजन है, जो लास्ट में आपको जैसे सर ने बताया उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अभी टाइम आ गया है, जैसे मुझे पता नहीं है कि ये चीज गॉर्डन ब्राउन ने कही थी या डेविड कैमरून ने कही थी या शायद जॉन मेजर ने कही थी। किसी ने तो कहा था, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, इट इज टाइम टू स्टॉप फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी fetches nothing. Every politician should talk about performance. Why I like Modi, why I support Modi is not because I am particularly right leaning. I am right, but not. But I like Modi because Modi believes in performance irrespective of any ideology. When he talks about giving insurance to every senior citizen who's 70 plus, because this kind of a cover is not available by even private insurance company for people who are 70 plus. So where is he's talking extreme left wing sociology? Okay, and when Rahul Gandhi is talking about taking away redistribution of wealth, I want to urge Rahul Gandhi, DK Shivkumar is the richest MLA in India ever. Please let him redistribute his wealth among his Congress MLAs if he really wants to prove his credentials as a socialist person. So this is what I want to say. No, I appreciate it's very important and valid point. And Rajan, I'm actually pushing it back to the reference point of right and left and how this narrative helps X, Y, Z political party. I'm reminded कि अयोध्या में राम जी के मंदिर को बहुत बड़ी घटना के रूप में पूरे विश्व में देखा गया, विशेष करके हिंदू समाज की तरफ से, और जो भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के बारे में विशेष अपना रखते हैं निष्ठा, उनकी तरफ से। लेकिन जो परिणाम आए उसको फिर इस तरह से प्रचारित किया कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बना लेकिन वहां पर बीजेपी हार गई। आप बहुत कम लोग जानेंगे कि वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अयोध्या एक पार्ट थी, बाकी के भी थे वगैरह, बट एक इमेज तो यही अभी भी चल रही है और उसी को लेकर राहुल गांधी भी बात कर रहे होते हैं कि भाई सो नाउ इसको मैं पॉलिटिकल कैपिटल के हिसाब से जब आप राइट और लेफ्ट के नैरेटिव को देखते हैं तो आपने राइट में कुछ काम किया, उसका आपको बेनिफिट कम होगा तो भी आप लेफ्ट की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? अशोक जी, जैसा आपने बताया कि अयोध्या का आपने कहा तो कॉन्स्टिट्यूशन नाम ही फैजाबाद है, ठीक है, और अयोध्या एक छोटा पार्ट है, लेकिन फाइनली ओवरऑल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम है। फिर भी हिंदुओं ने हिंदू के नाम से वोट नहीं दिया जी। देखिए एक फर्क है, जब कांग्रेस मुस्लिम्स के लिए कुछ करती है और जो बीजेपी जब हिंदुओं के लिए कुछ करती है, दोनों में फर्क है। जब बीजेपी हिंदुओं के लिए करती है तो एक सांस्कृतिक रूप से करती है, किसी को बेनिफिट के हिसाब से नहीं करती है। और जब कांग्रेस मुसलमानों के लिए करती है, वक्फ बोर्ड की स्पेशल लॉ लाता है, राजीव गांधी लेकर आते हैं, तो वो जो लीडर्स हैं उन लीडर्स को कैसे पैसा मिले और वो उसमें कैसा फायदा उठा पाए उसके लिए करते हैं। तो जब मुस्लिमों के लिए किया जाता है तो मुस्लिम समाज के लिए नहीं किया जाता है, इस्लाम धर्म के लिए नहीं किया जाता है, मुस्लिम कल्चर के लिए नहीं किया जाता है, मुस्लिमों के जो नेता है उनको फायदा हो उसके लिए किया जाता है। और वो नेता बदले में उनको बैंक वोट देते हैं, इसलिए वोट बैंक कहा जाता है। हिंदुओं का वोट बैंक है ही नहीं, क्योंकि जो भी काम मोदी जी ने आज तक किए और बीजेपी ने किया, किसी भी हिंदू को या हिंदू के किसी महात्मा को या हिंदू के किसी शंकराचार्य को फायदा नहीं हुआ। जो फायदा हुआ देश को हुआ, सांस्कृतिक फायदा हुआ और सबके लिए अच्छा लगा, लेकिन किसी की जेब में पैसा नहीं गया। लेकिन वक्फ बोर्ड की जब चीजें बनी तो लोगों के जेब में पैसा गया, जमीनें गई। तो इसलिए जब बीजेपी हिंदुओं के लिए कुछ करती है तो वोट नहीं मिलता है उस नाम से। तो जब बीजेपी, जब मैं तो गुजरात में रहा हूं, जब चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी ने, तो जब उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया तो कई मंदिरों को हटाना पड़ा, कई मजारों को भी हटाया, कई मंदिरों को भी हटाया। तो डेवलपमेंट करते समय उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू धर्मस्थल इसको नहीं हटाया जाए, ये मुस्लिम धर्म से इसी को हटाया जाए, ये नहीं देखा गया। तो जब बीजेपी जब काम करती है तो हिंदुओं के लिए नहीं करती है, देश के लिए करती है, संस्कृति के लिए करती है, इसलिए हिंदुओं का वोट बैंक क्रिएट नहीं हो पाता है। बहुत सही बात आपने कही, समापन की तरफ बढ़ने वाले हैं। सुधीर जी, जो स्थिति है इसको देखते हुए, जैसे कि आपने भी पहले अभी कहा कि वो आइडियोलॉजी
से ज्यादा महत्वपूर्ण है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देते हुए कहते हैं सबका साथ सबका विकास वगैरह। लेकिन फाइनली जब पॉलिटिकल बैटल मतदान के द्वारा हो रहा होता है, तब आपको क्या लगता है, ये डेवलपमेंट हेल्प्स या कि इतर बातें हैं जिनकी की चर्चा चुनावी दौर में दोनों दलों की, बल्कि विपक्ष और बीजेपी सबकी तरफ से हो रही थी, उसमें डेवलपमेंट प्रमुखता से चर्चा में नहीं होता है, ये वाले इश्यूज होते हैं जो कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं। तो अब प्रश्न वापस समापन के दृष्टि से, तो फिर ऐसा लगता है कि जो नैरेटिव है इट डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर्स हैं क्या क्या कह रहे हैं, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, चाहे उसका कोई एजेंडा हो, बट इट डज मेक अ डिफरेंस फाइनली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है कि बीजेपी इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन? Allow me to mention, Prime Minister Narendra Modi is known to have understood the importance of social media way ahead of others. लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी ग्रिप वहां भी छूट रही है वैसे ओवरऑल। सुधीर जी, देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन एट द हेम ऑफ अफेयर्स फॉर 10 years. It is but natural that his magnetism is intact, but it is possible that people have a sense of boredom. It is quite possible. लेकिन अब देखिए, what is the alternative left to a कर्म योगी? Narendra Modi is basically a karma yogi. He does not look too much into the. Of course, he has objective in his mind, but I don't think he's too much bothered about the result. I don't think he is so much influenced by a win or a defeat. BJP maybe, but so the only option which is there in his hand is to keep performing. See, it is a myth to say that people vote only because of narrative. Of course, narrative, to set a narrative is very important. If you completely ignore narrative, then you cannot get re-elected. But look at, if Prime Minister Nehru got elected for 3 consecutive terms, so people are not fools, no? People must have thought that although the growth rate is very low, although poverty still remains, people liked him, people had trust in him. People don't vote. so For example, yeah, people. How can people just vote on a Ram Mandir? People ultimately we have to conclude actually. So kindly quickly, yeah. So people will eventually vote based upon how has somebody impacted your life. I am not talking of minorities, sorry, because if the basic intent is that you want to multiply and you want to regenerate and you want to occupy dominant space in population terms, it is a different issue. But yeah, I think we have to stop at that. I'll just rephrase what you said in 2-3 lines, and that is, I gather that you believe, and I would also agree somewhere, ultimately it is the substance that counts in getting the results. We only narrative would be shallow, hollow if it is not backed by proper actions. So on that positive note, where we respect each and every one, and beyond left, right, there is a center, and that center sometimes is more important than having the polarized views and moving towards performance. So thank you very much, Sudhir. Thank you very much, Rajendra Harshi, and thanks to all of you for being a part of this conversation. Namaskar.